बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू करेंगे, मतलब उसकी एक्सरसाइज को आज हम जो है वो सॉल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पूरे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है जी, प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो मेन मकसद है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास आता है जी, डिज़ाइन वेबसाइट्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, सिर्फ वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम इसके ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं जी, मैनेज डेटाबेस सिस्टम। ये भी गलत है। असल में डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिर्फ एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन इसका मेन मकसद नहीं। एसडीएलसी पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, सिर्फ डेटाबेस को नहीं। अब आते हैं जी हम इसके चौथे एमसीक्यूज की तरफ। लिखा हुआ जी, क्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसका मतलब है ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। सही ऑप्शन हमारे पास आता है जी, डिलीवरी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर करें, टाइम के साथ करें, और कॉस्ट एस्टिमेट और जितना बजट है उसी बजट के अंदर इसको कंप्लीट करें। तो सही ऑप्शन हमारे पास इसका जो है वो बी है। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमसे ये पूछ रहा है, अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइंग सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट्स ये बताती है कि सिस्टम अपने फंक्शंस कितनी अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है जी हमारे पास, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, याद होगा हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें यह बताता है कि सिस्टम क्या करेगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर लॉगिन करना, साइन अप करना, रिपोर्ट जनरेट करना, डाटा सेव करना, ये तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के पर्पस हैं। यानी कि सिस्टम के फंक्शंस को डिफाइन करता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सिस्टम अपने काम कितनी अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है जी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ये भी गलत ऑप्शन है जी। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, ये परफॉर्मेंस को डिफाइन नहीं करती, इसलिए ये आंसर भी गलत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इसका डी ऑप्शन, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको ऑपरेट करती हैं, ये नहीं बताती कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सही ऑप्शन हमारे पास आता है जी बी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें ये बताती है कि हाउ टू परफॉर्म, मतलब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके लिए हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है, रोल ऑफ अ फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसडीएलसी। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी ए, राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच कहते हैं मतलब शुरू से, कि जी फ्रेमवर्क का मकसद होता है कि हम उसको शुरू से कोड लिखें। मैंने आपको बताया था कि फ्रेमवर्क के अंदर ये बिल्ट इन होता है और रीयूजेबल होता है, मतलब हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको शुरू से यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी, मैनेज हार्डवेयर। हार्डवेयर को मैनेज करना फ्रेमवर्क का काम नहीं है, ये भी रॉन्ग है जी। नेक्स्ट, परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, कि उसको टेस्ट करना, ये भी एसडीएलसी का नहीं है। तो फ्रेमवर्क का जो मेन मकसद है, मेन रोल है, वो है जी, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन
विद प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड है। मैंने आपको बताया था कि फ्रेमवर्क असल में हमारे पास बिल्ड इन होता है, पहले से बनी हुआ एक कहने के टेम्पलेट होता है जिसको हम बार बार क्या करते हैं जी, यूज़ कर रहे होते हैं, रीयूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है जी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। स्टूडेंट्स ये साथ साथ अपने बुक के ऊपर आप इसको सॉल्व करते जाएं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन्वॉल्विंग शॉर्ट साइकिल और स्प्रिंट्स, कि कौन से सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स यूज करती है जिन्हें हम स्प्रिंट कहते हैं या साइकिल्स कहते हैं। तो याद आ गया होगा कि हमने दो तरह के मेथड पढ़े थे, दो तरह के मॉडल्स पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था जी वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम कंप्लीट टास्क होने के बाद उसका सॉफ्टवेयर जो है वो चेक करवाते थे, याद होगा ऐसी है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में भी वाटरफॉल मॉडल है, इसका मतलब है कि ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि ये मॉडल ही नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्क्रम, क्योंकि हमने स्क्रम जो है वो डिस्कस ही नहीं किया था, पढ़ा ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा जी, अजाइल मेथोडोलॉजी, क्योंकि अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि हम उसके छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स हैं उनको बनाने के बाद उसको डिलीवर कर देते हैं और इससे जो आपका क्लाइंट है वो जल्दी सेटिस्फाई होता है, वो ये रहा जी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 यहाँ लिखा होगा जी कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, मतलब वो पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को देखते हैं जी, डिसाइडिंग दी प्रोजेक्ट कलर स्कीम, कि प्रोजेक्ट के कलर की स्कीम को जो है वो डिसाइड करता है। तो बिल्कुल नहीं है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम इसके कलर की स्कीम को जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हायरिंग अ लार्ज डेवलपमेंट टीम, प्रोजेक्ट को जब हमने प्लान करना होता है तो उसके अंदर हमारे पास उसकी टीम को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क, कि हम इसके जो है वो रिस्क को इग्नोर करेंगे। तो अगर आप उसके रिस्क को इग्नोर करेंगे तो उसके सॉफ्टवेयर भी आपका जो है वो सही नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आता है जी, ए, अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट स्कोप एंड टास्क। प्लान करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम समझ सकें कि प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है और उसका क्या मकसद है। तो सही ऑप्शन हमारे पास जो है वो ए है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ जी फैक्टर दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। जाहिर बात है अगर हमारा छोटा प्रोजेक्ट होगा तो कॉस्ट कम होगी, बड़ा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये तो डिपेंड कर रही है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेक्नोलॉजी स्टैक। मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है हमारी कॉस्ट के ऊपर। कुछ टेक्नोलॉजी सिंपल होती हैं, उनके लिए हमारे पास जो मशीन है वो भी सिंपल यूज़ करनी होती हैं, मतलब सस्ती जो होती हैं मशीन उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो हाई मशीन मतलब अच्छे कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो चलती हैं, तो उसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉस्ट बहुत असरअंदाज होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब उसको ऑपरेट करने, उसकी मेंटेनेंस, उसकी हर लिहाज से सारी बात है कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये भी इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो लास्ट हमारे पास जो सही ऑप्शन इसका आता है जी नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, हम जितनी ज़्यादा मीटिंग करें ये हमारी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। तो सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास आता है जी नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, क्योंकि जितनी मर्जी आप मीटिंग करें उन मीटिंग्स का हमारी कॉस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। क्लियर है जी। तो चलते हैं जी स्टूडेंट्स इसके आखिरी एमसीक्यूज की तरफ। वो पूछ रहे हैं जी दी पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम इज टू, मतलब यूज केस डायग्राम का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स आर्किटेक्चर, ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सिस्टम्स आर्किटेक्चर मतलब ये सिस्टम के आर्किटेक्चर को जो है वो डिज़ाइन करने के लिए हम डॉक्यूमेंट मतलब बनाने के लिए इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इलस्ट्रेट दी डेटाबेस स्कीमा, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ के डायग्राम को यूज़ नहीं करते। हमने पढ़ा था
कि अगर डेटाबेस को चेक करना है कि वो कैसे मैसेज कर रहा है, तो वो हमारे पास आता है जी एक्टिविटी डायग्राम। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डिफाइन द सिस्टम्स यूजर इंटरफेस डिजाइन। ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग है। सही जो इसका ऑप्शन है वो है जी आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि यूज केस डायग्राम के अंदर हम यूजर्स के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि यूजर क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी कौन कौन सी हैं, और फिर ही आप लिख सकेंगे कि जी ये फंक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट इसके साथ जो है वो कर सकता है। मतलब यहाँ पे हम यूज़र अपना बनाएंगे जी, ये हमारा यूज़र है और वो कौन कौन से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने बनाया था यूज़ केस डायग्राम, याद आ गया होगा कि यूज़ केस डायग्राम की एक्टिविटी भी हमने डिस्कस की थी और मैंने इसको ऑनलाइन कैसे आप बना सकते हैं इसका तरीका भी बताया था। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आता है जी आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद है आपको MCQs की जो है वो समझ आ गई होगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जब भी डिफ्रेंशिएट की बात होगी, डिफरेंस आएगा, तो आपने सेम इसी तरह से टेबल बनाना है। मतलब आपने दरमियान में लाइन लगानी है, एक पॉइंट इधर लिखेंगे, एक पॉइंट इधर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिफरेंस की बात होगी दो चीज़ों के दरमियान, तो अगर आप एक बंदे की आंख की बात कर रहे हैं तो दूसरे की भी आप आंख की ही बात करेंगे। अगर आप एक बंदे के पहले हाथ की बात कर रहे हैं तो दूसरे की भी आप हाथ की ही बात करेंगे। इसको कहते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर। ये हम उसका स्पेसिफिक बिहेवियर या फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के फंक्शन को बयान करता है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या करता है जी, ये डिफाइन करता है उसकी क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स की एंड कंसंट्रेट द सिस्टम, और सिस्टम कैसा चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, इस चीज़ को मैनेज करता है, इस चीज़ को जो है वो बयान करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बट दिस सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम क्या करेगा, मतलब क्या क्या काम कर सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ जी हाउ सिस्टम शुड परफॉर्म, कि सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है जी। तीसरा हमने इसके दरमियान जो डिफरेंस लिखा हुआ है डायरेक्टली रिलेट यूज़र इंटरेक्शन, ये यूज़र के इंटरेक्शन के साथ रिलेट करता है, लेकिन ये सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी यूजबिलिटी और उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर जो है वो रिलेट करता है। उम्मीद है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बारे में आपको जो है वो डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैं ये आपकी बुक में भी शामिल है, आपकी बुक में सेम इस तरह से एक टेबल बनाया भी हुआ है, आप उसको भी जो है वो याद कर सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ जी एक्सप्लेन व्हाई द टेस्टिंग फेज इज इंपॉर्टेंट। तो टेस्टिंग फेज क्यों जरूरी है इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, एंड प्रोवाइड 2 रीजंस, और आपने 2 इसकी वजूहात भी बतानी है। तो स्टूडेंट्स आप एक नोटबुक ले लें, उसके ऊपर इसको साथ साथ जो है वो लिखते भी जाएं क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो लिखा हुआ है कि टेस्टिंग इज द प्रोसेस, टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ इवेल्युएटिंग या चेकिंग, जिसके अंदर हम चेक करते हैं दिस सॉफ्टवेयर को टू आइडेंटिफाई, कि हम आइडेंटिफाई कर सकें एनी बग्स, एरर्स और इश्यूज, कि उसके अंदर कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एंड इंश्योर, और इस चीज़ को यकीनी बनाएं इट मीट्स, कि वो मिल रहा है रिक्वायरमेंट्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ, एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उसके साथ उसी तरह से काम कर रहा है। अ क्वालिटी चेक बिफोर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट करने से पहले हम इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल है, हमने SDLC के 7 फेज पढ़े थे, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो टेस्टिंग वाला जो है ये हमारा डेवलपमेंट के बाद आता है। डेवलपमेंट से मुराद है कि डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया, उसके लिए उन्होंने कोडिंग लिख ली, तो क्या कोडिंग 100% ठीक होगी? हम इस चीज़ को जो है वो इंश्योर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को चेक करना कि क्या सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, जो डेवलपर ने कोडिंग कर दी है, क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, इसके लिए हम जो है वो टेस्टिंग को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए टेस्टिंग फेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहली रीज़न है जी, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं इसकी क्वालिटी और फंक्शनैलिटी को, मतलब फंक्शनैलिटी टेस्टिंग मेक श्योर ऑल फीचर्स वर्क करेक्टली, कि उसके तमाम फीचर जो है वो अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर हम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम अर्ली, फिर हम इसका जो मेन मकसद है, कह लें कि फ़ायदा है, वो ये है
कि इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ये कैच कर लेती है, पकड़ लेती है कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं, कि इसकी परफॉर्मेंस क्यों कम है, क्यों ये जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, डिवाइस का मसला है या इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला है, बिफोर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय करने से पहले, मार्केट के अंदर लॉन्च करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमसे ये पूछ रहा है, इलिस्ट्रेट दी कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट को जो है वो बयान करें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है इन अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर, एंड डिस्कस, और डिस्कस करें, बयान करें इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के डेवलप करते हुए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है बार बार, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, कंबाइन करना। यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से मुराद डेवलपमेंट के दौरान कोड को रेगुलरली कंबाइन करते रहना है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो मेन मसला है वो है जी रेगुलर मर्जिंग कोड, कोड को रेगुलर मर्ज करना। मर्ज करने से मुराद क्या है जी, आपको पता है एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत से लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं जी, अपना अपना कोड लिखते हैं और साथ ही उसको क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, मतलब रिपोजिटरी के ऊपर। रिपोजिटरी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, जिसको हमने पढ़ा था गिटहब, वहाँ पर वो अपना कोड जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही एक बंदे ने कोड किया वहाँ पर अपलोड कर दिया, दूसरे ने किया उसने भी वहाँ पर अपलोड किया, जब दूसरे ने अपलोड किया तो उसका मतलब है कि वो मर्ज होगा कोड, चेंजेस मतलब उसमें जो चेंजिंग की गई इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी, जो उसकी रिपोजिटरी के अंदर, टू डिटेक्ट, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें, एंड फिक्स इश्यूज अर्ली, और इसमें जो इशू आ रहा है उसको हम जल्दी जो है वो देख सकें, पहले से हमें पता चल जाए। एज सून एज डेवलपर, जैसे ही जैसे डेवलपर जो है वो कंप्लीट अ पीस, अपना अपना जो है वो कंप्लीट करते हैं टास्क कोड का, इन अ स्प्रिंट, उसको हम क्या कहते हैं जी, स्प्रिंट, मतलब छोटे छोटे जो मॉडल्स होते हैं। इट इज़ मर्ज्ड इनटू शेयर्ड रिपोजिटरी, फिर वो उसको मर्ज करते हैं जो हमने रिपोजिटरी शेयर की होती है, एंड चेक, और उसको चेक करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग एवरीवन वर्क ओनली एट द एंड, कि क्या वो एंड पर, मतलब सबको कंबाइन करने से क्या वो बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं। अब हम आते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है जी, ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में एंड फिक्स करने में, किसको, इसमें कोई फिक्स, कोई एरर आ जाए, बग्स आ जाए, या इसकी इंटीग्रेशन इशू को। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है जी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है जी एजाइल कोर आइडिया, डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स, इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो डिलीवर कर देते हैं, हमें पूरा कोड एट अ टाइम डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरे इसके बेनिफिट क्या है जी, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन थ्रू फ्रीक्वेंट स्मॉलर मर्ज इंस्टेंट ऑफ वन लार्ज रिस्की मर्ज, मतलब छोटे छोटे अगर उसमें कोई गलतियां आती हैं तो उसको चेक करना और उसको मर्ज करना हमारे लिए आसान है बनिस्बत एक बड़ा जो है वो रिस्क आ जाए। तो ये टीम के कोलैबोरेशन को भी इम्प्रूव करता है। लास्ट हमारे पास इसका जो इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी इंक्रीजेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि आपने एक कस्टमर को एक वेबसाइट बनाकर देनी है, आपके पास उसके जो है वेबसाइट के 15 पेज हैं, आपने 2 पेज बनाए और उसको डिलीवर कर दिया, तो उसको समझ आ गई कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तो वो आपसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा और उसको आइडिया भी होता रहेगा कि जी मेरे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी क्वेश्चन या MCQ समझ ना आ रहा हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक के ऊपर नोट्स बनाने के लिए जो है वो साथ साथ लाजमी लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।